नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स को लेकर कई दिनों से चला आ रहा एहतजाज कुछ दिनों के लिए मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान में कयामत बर्पा कर रही है बर्फबारी और लज्जत व गिजाइयत से भरपूर डिश हरीसा बनी कश्मीरी अवाम की पहली पसंद। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से चला आ रहा एहतजाज कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया गया है। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की मकामी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम से वायदा किया है कि वो टैक्स को खत्म कर देंगे, लेकिन इस सिमत में कोई बिल असेंबली में पेश नहीं किया गया है। हुकूमत का कहना है कि पहले इसे गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल में पेश किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद इसे मंजूरी के लिए इस्लामाबाद भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है कि हुकूमत की मंशा टैक्स के मसले को हल करने के बजाय टाल मटोल करने की है। इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से अजला में अभी भी टैक्स की मुखालफत जारी है। अवाम का एक बड़ा तबका हुकूमत को बिल्कुल भी राहत देने के मूड में नहीं है और वो लगातार जद्दोजहद में जुटा है। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स के खिलाफ अंजुमने ताजिरान और मकामी हुकूमत के बीच समझौता हो गया है। हालांकि बहुत से तुलबा, कौम परस्त और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस समझौते को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि हुकूमत उन्हें एक बार फिर से गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो अभी भी टैक्स के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि हुकूमत समझौते की आड़ में उनकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी में है, इसलिए हमें होशियार रहना होगा और हुकूमत की हर हरकत पर नजर रखनी होगी। माजी में हमारे साथ बहुत ड्रामे हुए हैं, माजी में इस आवाम के साथ बहुत धोखे हुए हैं। आज भी वो धोखा ना हो। हम मुतालबा करते हैं असेंबली में बाकायदा, हमारे अभी भाई ने कहा कि बाकायदा इजलास बुलाकर एक हफ्ता क्या, मैं कहता हूं 2-3 दिन के अंदर जब सारे अरकान असेंबली, वजीर आला समेत यहां गिलगित में मौजूद है, तो इनको तो चाहे था रातों रात इजलास तलब करे। लेकिन लम्हा फिक्रिया मुझे कुछ इस तरह का नजर आ रहा है, एक दफा फिर हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स को लेकर चला आ रहा एहतजाज कई मायनों में तारीखी साबित हुआ है। इसने बिखरे हुए अवाम को एकजुट कर दिया। मुत्तहिद हुए अवाम हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं। ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए आज तक हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए हैं। आज तक हुकूमत से महरूमी के लिए अवाम तल्ख अल्फाज में हुकूमत से हरजाना मांग रहे हैं। साथ ही ये वार्निंग भी दे रहे हैं कि मुस्तकबिल में भी उनके ऊपर टैक्स मुसल्लत करने के बारे में हुकूमत सोचे भी नहीं। आप सबके तामील से ये हमारी जो डरना कामयाब हुआ और इंशाअल्लाह ताला अगर इसमें अमल दरामद नहीं हुआ तो ये नए असेंबली में रहेगा, नए में रहेगा। इंशाअल्लाह उनकी ताकत सबसे बड़ी ताकत है। टैक्स को लेकर हुए एहतजाज ने अवाम को जोश और उम्मीदों से भर दिया है। अवाम ये बात अच्छी तरह समझ गए हैं कि एक साथ मिलकर ही पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सकता है, उससे अपनी बात मनवाई जा सकती है। इसीलिए उन्होंने आपसी इख्तलाफात को परे रखकर मुस्तकबिल में भी इसी तरह की यकजहती दिखाने का फैसला किया है। अवाम अपनी इस बात पर अभी भी कायम व दायम हैं कि जब ये इलाका एक मुतनाज़ा खित्ता है और उन्हें पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदगी हासिल नहीं है, तो फिर भला वो टैक्स क्यों भरें। कोई किसी को माफ नहीं करेगा, हर एक के गिरेबां पकड़ के नारे लगाएंगे। और माशाल्लाह अमजद एडवोकेट ने भी फौरी तौर पर एक्शन लेने की उन्होंने वादा किया है। हफीजुर रहमान ने भी वादा किया। इंशाल्लाह खुद हमारे कायद की जबानी आप इन तमाम चीजों से जिनाब अली आगाह होंगे। भी वक्त ज्यादा लेना यहाँ पे नहीं चाहता था। लिहाजा इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो कामयाबियां ही कामयाबियां मिलेंगी।
یہ نمونہ ہے، بلتستان والے نمونہ ہے گلگت کے لیے، افسور کے لیے، دیامر کے لیے، نگر کے لیے، گزر کے لیے. یہ ایک نمونہ ہے کہ اس طریقے سے اپنے محفلوں کو سجاؤ کہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے. ٹیکس کو لے کر ناراضگی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کی ٹیکس کو لے کر کوئی جواب دہی نہیں ہے. ٹیکس کی مد میں کلیکٹ ہوا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے، اسے کسی تعمیری کام میں استعمال کیا جاتا ہے یا نہیں، اس پیسے کو پاکستان کے سرکاری خزانے میں جمع کیا جاتا ہے یا پھر گلگت بلتستان کی مقامی حکومت کو اس کا کچھ % دیا جاتا ہے. اس طرح کے کسی بھی سوال کا جواب نہ تو کوئی اہلکار دینے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی حکمران. آخر پیسوں کا حساب کتاب دینے میں اسلام آباد اتنی آناکانی کیوں کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں موجود ہر اتھارٹی کسی بھی قسم کی جواب دہی سے بچنا چاہتی ہے. ہماری آواز کو جو ہے نا 10 دنوں میں وفاقی حکومت سے ہلا دیا، ٹھیک ہے جی، اور صوبائی حکومت ہل گئے. الحمدللہ ہم جب مذاکرات کے پرسوں ٹیبل پہ بیٹھے تو ہم نے یہاں سے جو کاغذات بجلی کے بل ٹیکسیشن کے بارے میں جو انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر زیادتیاں کیا تھا، بجلی کے بلات میں ٹیکسز کے بارے میں، ہم نے جب کاغذات ٹیبل پہ رکھے نہ وزیر اعلیٰ کے پاس جواب تھا، نہ چیف سیکرٹری کے پاس جواب تھا. ٹیکس کو لے کر شروع ہوئے احتجاج کو بھلے ہی چند دنوں کا وقت گزرا ہو، لیکن اس دوران پاکستانی حکومت اور انتظامیہ دونوں کی ہی سانسیں اٹکی رہیں. مقامی اہلکاروں اور پاک فوجیوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ اس خطے کے عوام اب باشعور ہو چکے ہیں اور باشعور عوام کو زیادہ دنوں تک غلام بنائے رکھنے کی ہمت اور صلاحیت پاکستان کے پاس بالکل نہیں ہے. پاکستان کے قبضے والے علاقوں میں عوام موسم سرما کے دوران بھی اپنا حق پانے کے لیے سراپا احتجاج ہیں. امید یہی کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اپنے وعدوں پر عمل کرے گا اور یہاں سے بیجا ٹیکس کا خاتمہ ہوگا. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. وادی کے مختلف علاقوں میں چلئی کلاں کا دور پورے شدت کے ساتھ جاری ہے. شدید سردی سے بچنے کے لیے لوگ گرم کپڑوں کے ساتھ روایتی کھان پان کو بھی عمل میں لا رہے ہیں. سردی کے عروج پر آتے ہی اس کے شائقین روایتی ڈش ہریسہ کو بڑے ہی چاو کے ساتھ کھاتے ہیں. موجودہ وقت میں لذت و غذائیت سے بھرپور اس ہریسہ ڈش کو اب آن لائن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ڈیلیور بھی کیا جانے لگا ہے. مزید تفصیل دیکھتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں. موسم سرما کے دوران پوری وادی میں ٹھٹھرن بھری سردی سے بچاؤ کے لیے پہناوے، رہن سہن اور کھان پان میں تبدیلیاں صاف دکھتی ہیں. لوگ سردیوں میں کام آنے والے مصنوعات کی خریداری کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان دنوں لوگ ٹھنڈ کو دور بھگانے کے لیے کشمیر کی خاص ڈش ہریسہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بے حد لذیذ، غذائیت سے بھرپور اور کافی صحت مند ہوتی ہے. اسی لیے ونٹر سیزن میں اس خاص ڈش کو بڑے چاو سے کھایا جاتا ہے. ہرسہ ہماری کشمیر کی پہچان ہے اور یہ ہمارے جو ونٹرز آتے ہیں اس ٹائم یہاں پہ بہت سردی ہوتی ہے، مائنس ہوتا ہے یہاں پہ، تو اس ٹائم ہم ہرسہ کا وہ جو لذت ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس سے باڈی ٹیمپریچر بھی بہت اچھا رہتا ہے. کشمیر کی اس ڈیلیکیسی کو تیار کرنے کے لیے خاص طرح کے مسالوں اور طریقہ کار کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں گوشت کے ساتھ ساتھ چاول، زعفران، خوشبودار مسالے اور نمک ڈالا جاتا ہے. ہریسہ بنانے کے لیے مٹی کے برتن میں اسے تقریباً 18 گھنٹے تک لکڑی کی دھیمی آنچ پر پکایا جاتا ہے. عام طور پر رات بھر تیار کیے جانے کے بعد اسے اگلے دن کھانے میں پروسا جاتا ہے.
ये सबसे एनर्जी रिच फूड है जो विंटर में हमें बॉडी में हीट जनरेट में हेल्प करता है, इसलिए इतना फेमस है यहाँ पे। हम बाहर बेचते हैं, फ्रेंड्स को बेचते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन इशू ये है इसको मज़ा तब आता है खाने में जब ये फ्रेश हो और जब ये गर्म हो। तो इन केस अगर हम बाहर बेच भी रहे हैं तो ये गर्म खा के खाना पड़ता है। हरीसा डिश वादी की कदीम तारीख से जुड़ा हुआ है। ईरान में बनाई जाने वाली ये डिश कई दहाई कब्ल वादी पहुंची थी। मौजूदा वक्त में हरीसा की मकबूलियत सिर्फ वादी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसके जायके का दायरा बैरूनी ममालिक में भी बढ़ रहा है। हरीसा को मुल्क और बैरूनी ममालिक के शायकीन तक पहुंचाने के लिए मौजूदा वक्त में ऑनलाइन तरीके की खूब मदद ली जा रही है। अब ऑनलाइन ऑर्डर करने पर कहीं भी बैठे बैठे हरीसा के जायके का लुत्फ उठाया जा सकता है। आजकल का जो दौर है मॉडर्नाइजेशन है, सोशल मीडिया है, तो जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर्स, वो शौकीन होते हैं, वो हमारे को कॉल करते हैं। इवन आई डू हैव ऑर्डर्स फ्रॉम अब्रॉड। मेरे पास अमेरिका से ऑर्डर आए, जर्मनी से ऑर्डर आए बहुत सारे। तो मैंने देखा यहाँ पर उनके फ्रेंड्स भी हैं, और फॉरेनर्स का कोई जो यहाँ फ्रेंड होता है कॉल करता है मुझे, बोलते हैं ऐसे हरीसा है उधर, मतलब हमारे कश्मीरी फ्रेंड्स है, काइंडली उनको सर्व करो। तो या ऐसे भी आया, मेरे फ्रेंड आ रहे हैं कश्मीर से, यहाँ मेरे पास फ्रेंड आ रहा है, प्लीज़ उसके पास ये हरीसा दे देना। मैं मतलब पेमेंट करके वो अपने फ्रेंड्स को यहाँ भेजते हैं, तो वो हरीसा अपने लिए मंगवाते हैं। हरीसा स्वाद में तो लाजवाब है ही, साथ ही शदीद ठंड में होने वाली छोटी बड़ी बीमारियां भी इसे खाकर ठीक हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्दी में इसे हर रोज खाने से जिस्म में चुस्ती फुर्ती तो बनी ही रहती है, साथ ही जोड़ों में उठने वाला दर्द भी ठीक हो जाता है। ऐसे में हरीसा जैसे रिवायती खाने के तई लोगों की दीवानगी को बखूबी समझा जा सकता है। साल दर साल, नस्ल दर नस्ल हरीसा का स्वाद लोगों तक पहुंचाया जाता रहा है और आगे भी स्वाद का ये सफर जारी रहेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाले शहरियों को पाकिस्तान शिनाख्ती कार्ड्स बांट रहा है। पाकिस्तान का काम पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से रवानगी है, न कि यहाँ के डेमोग्राफी को तब्दील करना। फहाद ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जमीन हथियाने, गंदम की कमी और बिजली के शदीद बहरान के खिलाफ 10 दिनों से मकामी लोग सरापा एहतजाज हैं, लेकिन आप लोग अवाम के असल मसाइल को उठाने के बजाय सॉफ्ट और ग्लैमराइज्ड फोटो दिखा रहे हैं। तारिक नक्काश ने ट्वीट किया है कि नीलम वैली के गहमोट गांव में आए एवलॉन्च में 22 साला मोहम्मद सिद्दीक की मौत हो गई। उसके 3 साथी को मामूली चोटें आईं। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर JNK ने ट्वीट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने आरएसपुरा के चक्रोई इलाके में मेगा फूड प्लांट नर्सरी का इफ्तिताह किया। सैर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि जिला राजौरी के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंदल ने बाल जलरान में विलेज डिफेंस गार्ड्स को पुलिस की जानिब से बंदूक और गोलियों के अलॉटमेंट का जायजा लेने के लिए दौरा किया। श्रीनगर गर्ल ने ट्वीट किया है कि हरमुख पहाड़ पर मौजूद हरमुख ग्लेशियर गंगबल और नुंदकोल झीलों को पानी देता है। नामालूम शायर का लिखा कश्मीरी गीत हरमुख बरतल काफी प्रचलित है। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जालिमाना हथकंडों का सिलसिला जारी है। काबिज फोर्सेस ने जिला राजौरी में पूछगछ के नाम पर 50 से जायद बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। जो आंखें होते हुए भी न देख सके उसे PTV कहते हैं, जिसे भारतीय हिफाजती अमले के दहशतगर्दी से निपटने वाले इक़दामात भी जुल्म नजर आता है, जो लोगों को बरगलाने के लिए झूठी खबरों को धड़ल्ले से दिखाता आया है, जबकि हकीकत में हिफाजती अमले के जवान
मुल्क की हिफाजत के साथ साथ आवाम की हर मुसीबत में मदद के लिए कोशां रहते हैं। इसकी मिसाल जिला बारामूला के बोनियार इलाके से मिल जाती है। बर्फबारी के बाइस मुतासिरा लोगों की मदद के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमला के अहलकारों ने भी अपना भरपूर ताउन दिया। फौजी जवानों ने चलने फिरने से कासिर लोगों को स्ट्रेचर्स पर तिब्बी इदारों तक पहुंचाया, जो कि इंसानियत के तकाजों पर हर मायनों में पूरी तरह से जायज है। ताहम पीटीवी तो बस शोबाई सहाफत के उसूलों की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को फैलाने में लगा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी कयामत बर्पा कर रही है। गुज़िश्ता चंद रोज में यहां इतनी बर्फ पड़ चुकी है कि बरसों का रिकॉर्ड टूट चुका है। ये पूरा इलाका ज्योग्राफियाई तौर पर काफी अहमियत रखता है। इसी वजह से यहाँ ठंड भी खूब पड़ती है। यहाँ एक तरफ हिमालय की बुलंद व बाला चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ काराकोरम का पहाड़ी सिलसिला, तो तीसरी जानिब हिंदू कुश के ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसे में यहाँ साल के तकरीबन 8 महीने मौसम सर्द बना रहता है। मुश्किल मौसम की मार इसलिए भी ज्यादा तेज हो जाती है क्योंकि हुक्मरान यहाँ के हालात पर तवज्जो देने के बजाय सर्दी के दिनों में पाकिस्तानी शहरों में चले जाते हैं और इंतजामिया को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस वक्त पूरा गिलगित बल्तिस्तान बर्फ से नहा उठा है। कहीं भी नजरें उठाकर देखो, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। चाहे बागात हो या खेत, सड़कें हो या घर, हर जगह बर्फ का ही राज है। वैसे तो यहाँ के लोगों को इस सब की आदत हो चली है, क्योंकि ये तो हर साल होने वाला मसला है। लेकिन इस बार मौसम का तेवर कुछ अलग ढंग का नजर आ रहा है। मुख्तलिफ जिलों में बर्फबारी कई साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि कुदरत नाराज हो चली है और ऐसे में अवाम की तकलीफों में इजाफा तो होना ही है। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों के राबिता सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं। खपलो और स्कर्दो के दरमियान भी बर्फबारी के बायस सड़कें बंद हो गई हैं। ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रही है। खपलो शहर में भी सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं चल रही है। सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई हैं। शदीद बर्फबारी के बायस लोगों की मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हो गई हैं। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बर्फबारी का सिलसिला मौसमी मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज तक जारी रहेगा। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बर्फबारी से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गिलगित बल्तिस्तान में यूं तो सड़कों की हालत कभी भी सही नहीं रहती, लेकिन मौसम सरमा के दौरान तो यहाँ चलना ही मुश्किल हो जाता है। दिक्कत इस हद तक पैदा हो जाती है कि गाड़ियों में सफर करना तो दूर की बात रही, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। फिर भी कुछ लोग, खासकर नौजवान, हिम्मत जुटाकर घर से बाहर कदम रखते हैं तो उनकी हालत कुछ यूं हो जाती है, बर्फ में फंसी हुई गाड़ी आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं होती। एक बार गाड़ी के बंद हो जाने के बाद उसे दोबारा स्टार्ट करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में छोटा सा सफर भी वबाले जान बन जाता है। हम बाबूसर टॉप पे 13,000 फीट की बुलंदी पर मुकामी लोगों के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन इस वक्त 10 किलोमीटर से ज़ायद हमारी गाड़ी को जो है धक्के दे के यहाँ तक पहुँचाया है और इंशाल्लाह ये टॉप भी हम क्रॉस करेंगे। फैजुल्लाह फराक साहब जो हैं वो और इस गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज बहुत कुर्बानी दी है। आप देख सकते हैं यहाँ शदीद बर्फबारी हो रही है और ये साथी सारे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 10 किलोमीटर से ज़ायद इन जवानों की हिम्मत और हौसले की वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। सर्दी के इन मुश्किल दिनों में वक्त काटना भी एक चैलेंज बन जाता है। बिजली की सप्लाई तो बर्फबारी होने के साथ ही कट जाती है और ज्यादा बर्फ पड़ने पर, जैसा कि इन दिनों में हो रहा है, बिजली के पोल भी बर्फ में धंस जाते हैं। घरों के आसपास के दरिया और तालाब भी जम जाते हैं। बर्फ इतनी सख्त हो जाती है कि अक्सर यहाँ बच्चों को खेल कूद करते देखा जा सकता है। पहली नजर में देखने से ऐसा हरगिज नहीं लगता कि ये बच्चे बर्फ के ऊपर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, लेकिन बड़े तो बच्चों की तरफ से बेफिक्र नहीं हो सकते ना। उन्हें हर पल यही फिक्र सताती रहती है कि बर्फबारी का ये सितम कहीं जानलेवा ना हो जाए।
لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ گھروں کی چھتوں سے جو ہے برف وہ ہٹا دیں۔ گلگت بلتستان کے خصوصاً مضافاتی علاقوں میں کچے مکانات ہیں، اس حوالے سے خدشہ بھی ہے کہ اگر یہ برفباری کا سلسلہ جاری رہا تو مالی نقصانات کا اندیشہ بھی ہے۔ کچھ علاقوں میں جو نوعیشی خانوں کے گرنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ بارش، لینڈ سلائیڈنگ، برفباری اور برفانی تودے گرنے کے واقعات، ان چاروں نے مل کر مقامی عوام کی زندگی میں زلزلہ سا پیدا کر دیا ہے۔ 72,000 مربع کلومیٹر میں پھیلے اس علاقے کے 10 اضلاع میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں عوام زندگی کی جدوجہد کرتے دکھائی نہ دے رہے ہوں۔ پھر بھی کوئی رہنما عوام کے گھر پر جھانکنے نہیں جا رہا ہے کہ بھلا یہ لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ شاید یہاں بھی حکومت اور انتظامیہ کو کسی حادثے کا انتظار ہے۔ ہم رات نہیں سوتے ہیں، ادھر خالی اوپر سے پتھرے آتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں اس ٹائم اوپر سے سیلاب آتے ہیں، پانی کا خطرہ ہے، یہی جگہ آفت زیادہ ہے، ہمیں پھر ادھر سے نکالے بس۔ کئی دنوں سے ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب یہاں کا درجہ حرارت مکمل طور پر 0 سے نیچے بنا ہوا ہے، برف کی سفید چادر کسی سیاح کو بھلے ہی حسین لگے، لیکن اس وقت مقامی لوگوں کو یہ کوئی چادر نہیں بلکہ کفن کی مانند دکھائی دے رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موت نے اپنی باہیں پھیلا رکھی ہیں اور یہاں کے لاکھوں لوگوں کو اپنی آغوش میں لینے کو بےتاب ہے۔ عوام اپنی عبادت میں یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ یا خدا یہ برف باری اب فوراً تھم جائے، نہیں تو ہزاروں لوگ پھر کبھی جشن بہاراں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہ موسم سرما ان کی جان لے کر ہی الوداع کہے گا، کیونکہ نہ تو حکومت ان تک پہنچے گی، نہ پاکستانی فوج، اور نہ ہی کوئی اور سرکاری ادارہ۔ ایسے میں قدرت سے یہ لڑائی انہیں اکیلے ہی لڑنی ہے اور اب ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ آج تک پاکستان سے جنگ آزادی میں ان کے حوصلوں نے ہار نہیں مانی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قدرت انہیں ہرا کر ہی رہے گی۔ گلگت بلتستان میں برف باری اور اس سے پیدا ہونے والی مشکلات ہر سال کا مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں کے مختلف دور دراز علاقوں میں خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ پروگرام کروائے جاتے رہے ہیں۔ اس سمت میں ضلع راجوری کے تھانہ منڈی علاقے میں کشمیری شال بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے، جس میں بڑی لگن کے ساتھ زیر تربیت خواتین اپنی ٹریننگ پوری کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینٹر آنے والی خواتین کو وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے۔ پیش ہے ہماری رپورٹ۔ یہ ہے ضلع راجوری کا تھانہ منڈی علاقہ۔ یہاں واقع ٹریننگ سینٹر میں 20 مقامی خواتین کے گروپ کو سلائی کڑھائی کے ساتھ ساتھ کشمیری شال بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد مقامی خواتین کو مالی طور پر خود کفیل بنانا ہے۔ اس کے لیے دور دراز علاقوں سے ٹرینیز اس مرکز پر پہنچ رہی ہیں اور بڑی ہی شدت کے ساتھ تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ 20 لڑکیوں کا ہے یہ بیچ ہوتا ہے، تو آتی ہیں ڈیلی لڑکیاں کام کرتی ہیں، اور کچھ آتی ہیں سنولا ہاسپٹل سے ہسپلوٹ سے، کچھ ادھر ڈکیاں ہسپلوٹ سے آتی ہیں، کچھ ادھر تھنہ منڈی سے آتی ہیں، تھنہ منڈی علاقہ سے ادھر سے آتی ہیں، ادھر کی ہیں سب دور دور سے لڑکیاں آتی ہیں۔ یہ 2 سال کا سینٹر ہے، سوزنی سینٹر۔ 3 مہینے کی انشی ٹریننگ ہوتی ہے، 3 مہینے کے بعد یہ ٹریننگ کر کے سیکھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ را مٹیریل آتا ہے، شال آتے ہیں، دھاگا آتا ہے، وہ ان کو سکھاتے ہیں۔ ان کا شوق ہے لڑکیوں کو بہت زیادہ کام شام کرنے کا۔ ہسپروٹ سے آتی ہیں، ادھر سنولا ہسپروٹ سے آتی ہیں، وہ تھنہ منڈی کی ہیں پراپر کی آتی ہیں دور دور سے۔ ان کو شوق ہے بہت کہ ہم انڈیپینڈنٹ بنے، کام شام کر کے اپنی روزی روٹی کمائیں۔ تھانہ منڈی علاقے کی یہ خواتین گھر اور کھیت کے کام پورے کرنے کے بعد یہاں آ کر ٹریننگ لیتی ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے یہ خواتین اپنی ٹریننگ سے جڑی تمام باریکیوں کو شدت کے ساتھ سیکھ رہی ہیں۔ اس تربیتی پروگرام کے ذریعے اب ان خواتین کو نہ صرف اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا آ گیا ہے
बल्कि ये मुस्तकबिल में रोजी रोजगार के लिए तैयार भी हो रहे हैं। हमारी मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं। हमें जो ट्रेनिंग 3 महीने में थी हमने वो 1 महीने के अंदर अंदर सीख दी थी, क्योंकि वो समझाने वाले अच्छे थे इसलिए हमने सीख ली। अगर समझाने वाले का हाथ अच्छा होता है फिर आगे समझने वाला भी अच्छी तरह से समझ जाता है। हम बहुत दूर दूर से आते हैं, सुबह 10 बजे तक से आते हैं, यहाँ पे आके शाल निकालते हैं। कश्मीरी शाल है, पहले कश्मीर में निकालते थे, अब यहाँ पे भी वही है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में खवातीन को बरसरे रोजगार बनाने के लिए इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ तरबियती प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, बल्कि इन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए तकनीकी और माली इमदाद भी मुहैया करवाई जा रही है। इन्हीं सब मुस्बत इक़दाम के बाइस ये खवातीन अपनी ट्रेनिंग और इस इल्म की बदौलत सिक्योर फ्यूचर को लेकर बेहद पुरजोश हैं। हम यहाँ बड़े दूर से आते हैं, ट्रेनिंग की हमने, सीखा हमने, तो अब खुद करती हैं काम हम। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, शाल की, कढ़ाई की। पहले कश्मीर में थी, अब इधर है, तो हम करते हैं यहाँ आके काम। हमारा यही काम है, निकाल के लोगों को देते हैं, पैसे कमाते हैं और अपने घर के खर्चा चलाते हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए खवातीन एक दूसरे के साथ तामुन करते हुए खुद को माली तौर पर मजबूत बना रहे हैं। ज़रूरी पैदावार, डेयरी प्रोडक्ट्स और साजो सामान के छोटे बड़े प्रोडक्ट्स तैयार करते हुए अपना खुद का ब्रांड तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही देही इलाकों के मुख्तलिफ मसनूआत मुल्की और बैनुल-अक़वामी बाजारों में अपनी पहचान बना रहे हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।